अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम में भी माहिर हों और दीनी उलूम में हाई डिग्री हासिल करने के साथ साथ दुनियावी उलूम में भी सुपरलेटिव डिग्री हासिल करें? तो आज की ये वीडियो मेरी लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आज जिस शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ वो ना सिर्फ दीनी उलूम में सुपरलेटिव डिग्री रखते हैं बल्कि दुनियावी लिहाज से भी वो सुपरलेटिव डिग्री के हामिल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे कैरियर, उनका फ्यूचर अच्छा हो, उनका कैरियर अच्छा हो, तो इस लिहाज से भी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो ना सिर्फ हाफिज़ हैं बल्कि वो मुफ्ती भी हैं। और माशाल्लाह से ना सिर्फ वो मुफ्ती हैं बल्कि उन्होंने मास्टर भी किया हुआ है। ना सिर्फ उन्होंने मास्टर किया हुआ है बल्कि उनके पास LLB की डिग्री भी मौजूद है। इसके अलावा कराची की हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एज आ फैकल्टी मेंबर भी वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ और मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाक ख़ान साहब। इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, इनके बारे में ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, दीनी उलूम हासिल करने के साथ साथ दुनियावी उलूम हासिल करने तक का सफ़र आपने किस तरह तय किया, ये थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं अपने बारे में बता सकूं और लोग मेरे तारुफ़ से या मेरी जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल रही है उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। तो बहुत शुक्रिया इसके लिए। बस ये कि मैंने स्कूल की तालीम हासिल की स्कूल में। जब मैं प्राइमरी में था तो मुझे ख़ुद शौक़ हुआ कि हाफिज़ भी बनना चाहिए, हिफ्ज़ करना चाहिए, कुरान मजीद को याद करना चाहिए। और जब मैं मस्जिद में जाता था अपने दादा के साथ तो मैं देखता था कि बच्चे वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे होते थे और जो है रमज़ान में जो तरावी होती थी तो वो देखकर मुझे शौक़ हुआ कि किस तरह से लोग बाकायदे के कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। तो फिर मैंने 4 क्लास के साथ, जब मैं क्लास 4 में था तब से मैंने जो है वो हिफ्ज़ करना शुरू किया और स्कूल भी जाता था सुबह में, और दोपहर में ज़ोहर के बाद से फिर हमारा मदरसा होता था और फिर मैं रात तक 10-11 बजे तक जो है वो हम मदरसे में होते थे। तो इस तरह से मैंने हिफ्ज़ शुरू किया। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक सवाल लोगों के जहन में ये आता है कि आपने जैसे अपने बारे में बताया कि आपने स्कूल एजुकेशन के साथ हिफ्ज़ की क्लास जारी रखी, तो बहुत से लोग, मैंने ये सुना है कि बहुत से लोग इस बात पर इम्फसाइज़ करते हैं कि अगर आपने बच्चे को हिफ्ज़ में डाल दिया तो फिर आप उसको स्कूल से हटा दें। क्या ये बात सही है? ये मैंने सवाल इसलिए किया है कि सुनने वाले नाज़रीन और दोस्त अहबाब जितने भी हैं उनको अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए आसानी होगी। असल में जो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल किस नौइयत का है। ठीक है। कुछ स्कूल जैसे आजकल हैं जो इसमें स्कूल्स के तालीम के साथ ही हिफ्ज़ की भी क्लास हो रही होती है, और सुबह जब वहाँ पर तलबा जाते हैं तो स्कूल की तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ भी कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा स्कूल है जिसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि जो हमारा प्रॉपर स्कूल होता है जिसमें हिफ्ज़ या बाकी दीनी चीज़ें नहीं होती, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका होमवर्क होता है, तो उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को कि वो हिफ्ज़ के ऊपर तवज्जो दे सकें। अच्छा, हिफ्ज़ में जो है वो तवज्जो चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, और बहुत अच्छी खासी मेहनत होती है, और मेहनत से ज़्यादा जो है वो शौक़ का जो है वो उसमें ज़्यादा अंसर होता है। तो अगर ऐसा स्कूल है क्यों जिसमें हिफ्ज़ भी है तो उसमें मख़सूस मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं और हिफ्ज़ के ऊपर टाइम दिया जाता है, तो ऐसा स्कूल हो तो वो बेहतर है कि एक ही स्कूल के अंदर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि आपकी नज़र में हाफिज़ बनना ज़्यादा ज़रूरी है या मुफ्ती बनना ज़्यादा ज़रूरी है? ये मैंने सवाल कुछ मेरे दोस्त अहबाब पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने इसलिए ये सवाल किया। मैंने कहा मैं ऐसी इल्मी शख्सियत से ये सवाल करूँगा जिसका एक अच्छा जवाब आपको मुयस्सर आ सके। देखिए, दोनों चीज़ें जो है वो हिफ्ज़ करना या हाफिज़ होना और इल्म हासिल करना, आलिम दीन बनना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, कोई भी किसी दूसरी चीज़ का नेमुल बदल नहीं है। सही, ठीक है। लेकिन अगर शौक़ है, चूँकि हिफ्ज़ जो है वो एक मेहनत तलब चीज़ है, उसमें ज़्यादा मेहनत भी होती है
और शौक़ ज़्यादा उनसर है, क्योंकि सिर्फ हिफ्ज़ करना ही नहीं बल्कि उसको फिर हिफ्ज़ करने के बाद याद करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर शौक़ होता है तो वो हिफ्ज़ को बरकरार भी रख सकते हैं। अच्छा, फिर हिफ्ज़ किस में होता है ये कि सिर्फ़ कुरान मजीद याद हो जाता है, लेकिन उसके मानी और तर्जुमा मफ़ाहीम जो हैं वो नहीं आते। तो इल्म दीन हासिल करना, जब यानी बाकायदा दरस निज़ामी करना या इल्म दीन हासिल करने वाला जो इल्म होता है उसमें जो है वो दीन की ज़्यादा समझ बूझ होती है। तो कोई भी एक दूसरे का नेमुल बदल तो नहीं है, लेकिन दीन की जो खिदमत, जो दीन की असल चीज़ है यानी कुरान मजीद को समझना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इल्म दीन हासिल करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। हिफ्ज़ हर कोई नहीं कर सकता, ऐसे आलिम दीन भी हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन शौक़ ज़रूर होना चाहिए। और अगर हर शख्स आलिम दीन नहीं बन सकता, लेकिन कुछ ना कुछ इल्म दीन हासिल करने के लिए जो मुख्तसर दौरानी के जो कोर्सेज़ होते हैं 6 महीने के, साल के, जिसमें कुरान मजीद की तालीम दी जा रही होती है, उनके तर्जुमा, मफ़ाहीम, तफ़ासीर वग़ैरह और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक़ही मसाइल के जो मुख्तलिफ़ हमारे यहाँ इदारे मौजूद हैं, 6-6 महीने के, 1-1 साल के जो कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं, कम अज़ कम वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, हाफिज़ और मुफ्ती बनने के बाद लोग अक्सर औक़ात मसाजिद का रुख़ करते हैं। जॉब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह से कराची की हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एज़ अ टीचर, एज़ अ फैकल्टी मेंबर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आप वकालत के शोबे से भी वाबस्ता हैं। तो एक तरफ तो दीनी उलूम में आपका मुफ्ती होना और फिर दूसरी तरफ वकालत, तो ये आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं? और इस वक्त आपकी क्या मतलब सिंध हाई कोर्ट या अपना हाई कोर्ट में आपके केसेस चल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आप ऑन प्रैक्टिस हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इससे के बारे में बताऊँ कि ये सारी चीज़ें मैंने की कैसे। जी जी। जैसे मैंने क्लास 4 से जब मैंने हिफ्ज़ स्टार्ट किया, और उसके बाद मेरा 7th क्लास तक मेरा 3 साल का तकरीबन दौरानिया होता है। ऑन एवरेज जो है वो कोई भी शख्स, जो कोई भी बच्चा जो है वो 3 साल में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लेता है। तो वही फिर मैंने स्कूल के साथ साथ मैंने किया। मेरा स्कूल अलग था, इंग्लिश स्कूल था। चूँकि स्कूल भी अलग था और मदरसा भी अलग था, तो इसलिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ी, क्योंकि स्कूल में भी पोजीशन लेता था मैं, और इसके अलावा जब हिफ्ज़ करता था तो हिफ्ज़ में भी भरपूर तवज्जो देता था और टाइम देता था। 3 साल मैंने ये किया। अच्छा, फिर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ़ स्कूल और मदरसा ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है। यानी मैंने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ स्कूल और मदरसे में ही रहा, बल्कि सोशल एक्टिविटीज़ भी रखी। और हमारे मदरसे में ही ये होता था कि हम लोग 1 घंटे जो है वो स्पोर्ट्स का टाइम होता था हमारा। अच्छा, ये सवाल मुफ्ती साहब मैं अभी आपसे करने वाला था कि स्पोर्ट्स में भी आप रहें या नहीं रहे, स्पोर्ट एक्टिविटी, क्योंकि जब आपकी तालीमी सफ़र इतना है माशाल्लाह से, इतना जिसे बोलें कंजस्टेड है, तो मैं ये सोच रहा था कि इसके अंदर स्पोर्ट्स का आंसर आया नहीं आया, क्योंकि जो मेरे सुनने वाले लोग होंगे वो अपने बच्चों को इस हवाले से भी थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे कि भाई उनका बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी आगे हो या नहीं हो। तो स्पोर्ट्स में भी आप रहे हैं माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वही मैं बता रहा था कि बैलेंस लाइफ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि सिर्फ़ आप एक किताबी कीड़ा नहीं बन जाते, बल्कि आपको और भी चीज़ों का मालूम होता है। देखें, सिर्फ़ एक अच्छा तालिब इल्म वही होता है जो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता हो, पार्टिसिपेट करता हो, और एक मुआशरे का वो अच्छा फ़र्द हो, वो किसी फ़ील्ड के अंदर पीछे ना हो। तो हमारे मदरसे के अंदर ये होता था कि 1 घंटे का असर से मगरिब तक का जो दौरानिया होता था, उसमें हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी। और हमारी मदरसे की जो है वो फ़ुटबॉल की भी एक टीम थी, क्रिकेट की भी एक टीम थी, और मुझे फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ था, तो हम असर से मगरिब का जो टाइम था हमारा, वो हम फ़ुटबॉल में दिया करते थे। और इसके बाद जब 7th क्लास में मेरा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, फिर स्कूल के साथ मैंने 1 साल उस जो हमने हिफ्ज़ किया था उसका दोहर किया, यानी उसको दोबारा दोहराया, और 1 साल मुस्तकिल सिर्फ़ मैं इसको कुरान मजीद को मदरसे में जाकर दोहराता था, सुनाता था। और हम उस वक्त तकरीबन 1 दिन के अंदर 8 सिपारे हमारा था मामूल कि हम 8 सिपारे रोज़ाना सुनाते थे। तो इस तरीके से हमारा 4 दिन के अंदर कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल हो जाता था। तो इस तरीके से हमने 1 साल गुजारा। फिर 8वीं क्लास में आने के बाद फिर मैंने दरस निज़ामी में दाखिला लिया, और वो भी फिर मैं सुबह स्कूल जाता था और उसके बाद फिर दरस निज़ामी पढ़ने जाता था। और इस तरह से फिर हमने 8 साल के अंदर जो है वो दरस निज़ामी मुकम्मल किया, और दौरा हदीस के साथ फिर 2 साल का जो है वो तखस्सुस किया। और जब मेरा मास्टर्स हुआ, यानी मैं इसके साथ साथ मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की, मैट्रिक साइंस से किया मैंने, उसके बाद इंटर कॉमर्स से किया,
और उसके बाद फिर मैंने बीकॉम किया, ग्रेजुएशन मेरा कॉमर्स में किया। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया एम इस्लामिक स्टडीज़, और इसके साथ साथ मेरा ये दरस निज़ामी मुकम्मल हुआ, दौरा हदीस मुकम्मल हुआ, और तखस्सुस जो था तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह ये मुकम्मल हुआ। तो जब मेरा तखस्सुस मुकम्मल हुआ तो उस वक्त मैं एम इस्लामिक स्टडीज़ भी कर चुका था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, फिर ये आप वकालत की तरफ आ गए, तो ये भी आपका शौक़ था या फिर ये किस तरह आप मतलब वकालत की तरफ किस तरह राग़िब हुए? अच्छा, फिर उसके साथ साथ मैंने जॉब शुरू की, और बाकायदा 8 घंटे की जो एक परमानेंट जॉब होती है वो मैंने शुरू की, और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में मैंने काम किया, हेल्थ सेक्टर में मैंने काम किया, और इसके अलावा FMCG सेक्टर में मैंने काम किया, और इसके अलावा फिर काफ़ी जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा वो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में रहा। अच्छा, फिर जब मैंने एक मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद फिर मेरा चूँकि एम इस्लामिक स्टडीज़ हुआ था जो कि सपोर्ट कर रहा था मुझे दरस निज़ामी की तरफ से। फिर उसके बाद फिर मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कराची यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने दूसरा मास्टर्स किया एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज़ में, और जो कि MBA और जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो सिर्फ पाकिस्तान में या तो कराची यूनिवर्सिटी करवाती है या पंजाब यूनिवर्सिटी करवाती है। तो वो मैंने मास्टर्स किया। तो डबल मास्टर्स के बाद फिर मैं चूँकि HR की फ़ील्ड में से रिलेटेड था और मैं HR मैनेजर था, तो जब मैं काम कर रहा होता था और जब मेरा काम होता था पॉलिसीज़ बनाना, और जब मैं पॉलिसी मेकिंग करता था तो मुझे लेबर लॉज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर मैंने जब उसके बारे में मालूमात हासिल की तो पता लगा कि इसके लिए LLB करना पड़ता है। तो फिर मैं LLB मैंने किया साथ में। मास्टर्स के बाद फिर मैं डबल मास्टर्स के बाद यानी फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद मैंने तकरीबन 2009 में अपना LLB कंप्लीट किया, और जब LLB कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर मैं जब कोर्ट गया उसके लॉयर का लाइसेंस लेने के लिए, तो वहाँ पर फिर मैंने देखा और मुझे इस फील्ड ने जो है वो अट्रैक्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने इस तरफ भी अपना काम शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मैं कुछ डिग्रीज़ जो है ना वो स्किप कर गया था, वो आपने माशाल्लाह से ऐड कर दी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि वालिदैन जो आपको सुन रहे होंगे वो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने बच्चों के करियर के हवाले से, क्योंकि अगर आपकी ओवरऑल लाइफ पर नज़र डाली जाए तो मेरे ख़्याल से ये मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम जो है ना ये इनफ नहीं होगा, और हो सकता है मैं आपके साथ फिर इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊं और आपसे मज़ीद प्रोग्राम जो है ना आपको साथ लेके चलूं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो में आप वालिदैन को या जो अपने बड़े भाई हैं अपने छोटे भाइयों की करियर काउंसलिंग के हवाले से परेशान हैं, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे, किस तरह आप मशवरा देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह लेके चलेंगे वो दीनी और दुनियावी दोनों में बैलेंस बरकरार रख सकें। तो मैं आपसे मशवरा या एडवाइस तलब कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सपोर्ट करेगा जो आजकल की असल ज़रूरत है हमारे यहाँ लोगों की। अच्छा, फिर मैंने इसके साथ ही और भी बता दूँ, थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि मैंने उसके बाद फिर MPhil किया, MS किया मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर, और फिर PhD में इनरोल्ड हुआ और उसमें भी मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ। जब PhD की तरफ आया तो फिर मेरा जो रुझान था वो रिसर्च की तरफ ज़्यादा हो गया, और उसमें फिर मैंने जब रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश किए तो मुझे फिर अमेरिकन अवार्ड मिला, रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड भी मुझे मिल चुका है, अमेरिकन अवार्ड मिला है मुझे। और इसके अलावा मेरे मुख्तलिफ़ पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए। अच्छा, जो आपका सवाल था उस तरफ आता है कि मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, इंडस्ट्री में मैंने काम किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। इसके अलावा मैं ये वकालत के शोबे से भी वाबस्ता अब बाद में मुस्तकिल हो गया। तो इससे होता क्या है कि वालिदैन के लिए कि असल चीज़ ये होती है कि अक्सर ये होता है कि वालिदैन अपनी मर्ज़ी बच्चों पर मुसल्लत करना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों का शौक़ देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, सबसे अहमियत की हामिल चीज़ ये होती है कि बच्चों का शौक़ देखकर उस तरफ उसकी रहनुमाई की जाए और उसको वो ज़राए मैसर किए जाएँ ताकि वो अपने शौक़ को पूरा कर सके और उसी फील्ड में आगे परसू करे, उसी फील्ड में आगे जाए जो उसका अपना पर्सनल शौक़ है, पर्सनल इंटरेस्ट है। अच्छा, मुफ्ती साहब, जैसे बच्चे अक्सर तालीम से जैसे दूर भागें, एक सवाल मेरे जहन में आया, पता नहीं ये मुनासिब है नहीं है, लेकिन मेरे जहन में आया कि जैसे बच्चे तो दूर ही भागते हैं अक्सर ना, शौक़ खेलने का होता है तो खेल तो माँ बाप चाहते हैं कि भाई खेले भी, लेकिन वो चाहते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन भी हो और
दुनियावी एजुकेशन भी हो। क्योंकि बच्चों को अगर उनकी अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दिया जाए तो वो फिर जिस तरह का आजकल माहौल है मल्टीमीडिया मतलब हमारे सोशल मीडिया का, और जितना बैड मवाद हमारे सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो वो बच्चा कहीं का कहीं निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप बताएं कि इसको किस तरह बैलेंस किया जाए। बच्चों के असल में एक तो रुझान देखकर उसमें जो पॉजिटिव है ना चीज़ें वो बतानी चाहिए। मसलन किसी को अगर किसी का सोशल मीडिया का शौक़ है तो उसको ये मत कहें कि सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करो, बल्कि उसको फ़वाइद और नुकसानात के बारे में आगे ही दें। उसे बताएं कि ये करेंगे तो ये नुकसान होगा, और अगर बच्चा कम उम्र है, नासमझ है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, देखें, उसको सुपरवाइज़ करें मुस्तकिल कि वो क्या कर रहा है। मना ना करें, लेकिन उसको वो मौक़े बताएं, वो चीज़ें बताएं जिसमें वो आगे बढ़ सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी को सोशल मीडिया का शौक़ है तो आप उसको ये बताइए कि सोशल मीडिया पर आप सिर्फ़ अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि इस वक्त को जो है वो अपने लिए काबिल इस्तेमाल बनाएं और इसको पॉजिटिविटी उसमें बताएं। यानी वो किस तरह से इसमें आजकल जैसे फ्रीलांसिंग हो सकती है, तो कैसे वो ऐड ले सकता है, किस तरह से वो अपने पेजेस बना सकता है, तो शौक़ भी उसका पूरा हो जाएगा और टाइम भी ज़िया नहीं होगा, वक्त का भी ज़िया नहीं होगा, और उसके साथ साथ उसकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो आजकल देखेंगे कि छोटे छोटे से बच्चे हैं वो इसी सोशल मीडिया से जो है वो कमा रहे हैं। तो अगर हम उनको पॉजिटिव वेज़ बताएं उसके कि उस चीज़ का इस्तेमाल पॉजिटिव कैसे करना है, क्योंकि जब हम उसको गाइड नहीं करते तो वो फिर बच्चा अपनी मर्ज़ी से करता है, और फिर ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी से जब वो करता है तो उसको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह हैं, तो फिर वो अपनी चीज़ों अपना नुकसान भी कर बैठता है। तो इसे हमें पॉजिटिव वेज़ बताने चाहिए, उसको ये बताना चाहिए कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि फिर वो अपनी अच्छी चीज़ों का इंतखाब करे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये क्योंकि आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और इंटरव्यू में भी मुलाकात रहेगी और मैं ये सिलसिला आपसे कंटिन्यूसली रखूँगा। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना मवाद काफ़ी है, और मेरे सुनने वाले और देखने वाले जो दोस्त अहबाब हैं उनको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लाजमी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं, और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो, और इस वीडियो के शेयर करने से कोई बंदा इस तरफ दीन की तरफ राग़िब हो जाए तो इसमें अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि उसमें अल्लाह हमारा भी अजर रख दे, सदका जारिया के तौर पर। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमारी टीम को टाइम दिया। अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आखिरी वर्ड अगर आप, क्योंकि मैं वैसे अख्ताम अपनी वर्डिंग पे करता हूँ, इस दफ़ा मैं आप चाहता हूँ कि आप अख्ताम करें। बस वालिदैन के लिए एक ही नसीहत है या एडवाइस है कि अपने बच्चों को देखें कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, रुझान किस तरफ है, और उनको उसी रुझान की तरफ जो पॉजिटिव वेज़ हैं, जो करियर बन सकता है, उसकी तरफ उन्हें जो है रहनुमाई करनी चाहिए, और उनको एक बैलेंस लाइफ देनी चाहिए, एक अच्छी बैलेंस लाइफ दें। अगर इसको स्पोर्ट्स का शौक़ है तो स्पोर्ट्स के साथ साथ उसको मुख्तलिफ़ जो मज़ामीन है उसके पसंद के वो भी करवाएं, ताकि वो एक बैलेंस लाइफ बने। और मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि एक इस तरह का एक प्रोग्राम रखें कि जिसमें हम ये देख सकें कि एक बैलेंस लाइफ कैसे हो सकती है, कि जो तलबा का रुझान किस तरह का होता है और हम उस रुझान को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी था। आगे अगर आप रखेंगे इस तरह के प्रोग्राम्स तो हम उसमें आगे किस तरह से बच्चों की रहनुमाई करनी है और किस तरह के उनके शौक़ होते हैं और उनको हमें कैसे कंट्रोल करना है, तो इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।